स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और एमपी पुलिस की जो हम क्लास ले रहे हैं ये है उसकी क्लास नंबर 6, जिसमें हम मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों ही क्वेश्चन करेंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो मैथ्स में हम औसत को समझेंगे, औसत के एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की बेहतरीन ट्रिक के साथ समझेंगे। और आकृति श्रृंखला के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले औसत के बारे में हम कुछ बेसिक बता दें आपको। एक सिंपल सा औसत का फॉर्मूला है। औसत असल में क्या है? औसत एक ऐसा मान है जो सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में उनकी जब बराबर वैल्यू ली जाती है तो उसको हम औसत कहते हैं। इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? औसत बराबर कोई राशियां दी गई हैं, कोई संख्याएं दी गई हैं, तो उनका हमको योग निकालना होता है, टोटल करना होता है, बटे वो संख्याएं कितनी हैं उन संख्याओं का इसमें भाग लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई एन, यानी कि वो संख्याएं कितनी। अगर आपको किसी प्रश्न में औसत दिया है और संख्याएं दी हैं तो आप इसी फॉर्मूले से योग निकाल सकते हैं कि योग बराबर हो जाता है उनका टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा औसत यानी कि एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि वो संख्याएं कितनी है। तो औसत गुणित संख्या, इससे हम क्या निकालेंगे? योग निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे उन सभी संख्याओं का। तो ये जो एक फॉर्मूला है वो आपको जो है ब्रॉड पर्सपेक्ट पे यही काम आता है, बाकी इसी को इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज बन जाते हैं। इसमें हम ट्रिक्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो देखें समझें, है ना। पहला प्रश्न है तो कोई बहुत विशेष इसमें ट्रिक नहीं है। आप प्रश्न पढ़िए कि ए और बी का गुणनफल और बी का औसत ए के बराबर है, तब ए के लिए अभिव्यक्ति क्या है, यानी कि ए को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे इन चारों ऑप्शन में। ठीक है ना। आप प्रश्न को पढ़ के समझे होंगे। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 सेकंड। तो इस प्रश्न का समय आपका शुरू होता है अब। हाँ जी, प्रश्न जो है 15 सेकंड से अधिक का नहीं है। एक बार समझने के बाद 15 सेकंड इसमें मोर देन सफिशिएंट होते हैं। चलिए, हाँ जी, 15 सेकंड का आपका समय हो चुका है। तो अब देखें, अब हम इसको कैसे करते हैं। देखिए, ए और बी का गुणनफल यानी कि ए और बी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए इंटू बी, और बी का औसत, तो ए बी का गुणनफल और क्या, बी का औसत क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे? ए बी का गुणनफल ए बी हो गया और बी, अब इन दोनों का औसत ए बी और बी का औसत क्या है, ए के बराबर। तो औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे संख्या है। अब यहाँ पर राशियां कितनी बनी है? एक तो ये और दूसरी ये, तो इनका योग बटे संख्याएं। चूंकि दो संख्याएं बनी है तो संख्या का भाग लगाइए दो। बराबर क्या है इनका? औसत। ये औसत कितना दे रखा है? ए, तो बराबर कर दीजिए ए। अब इसी ए के लिए अभिव्यक्ति पूछिए और चार ऑप्शन जो है वो बी के फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इधर ए है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी प्लस बी, दो जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, ये हो गया 2a। 2a को इधर ले आइए ए के पास में, तो ए बी माइनस 2a, और b उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। इधर से आप a कॉमन लेंगे तो b माइनस 2 इधर से बचा, क्योंकि ए बी में से ये निकाला b बचा, और 2a में से ये निकाला तो 2 बचा। ओके, माइनस b बराबर में दिया है, तो यहां से a इधर बचा, और b माइनस 2 चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा b माइनस 2, माइनस बी अपॉन बी माइनस 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो क्या इसका सॉल्यूशन कोई लेंथी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 15 सेकंड इसमें मोर देन सफिशिएंट है। बस केवल समझने की देर है, करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है ना। तो ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर टाइम देंगे आपको 15 सेकंड का। 11 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 30। देखिए, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर संख्याएं दी हैं और उनका औसत दिया है, तो आप इसका प्रयोग करके योग निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 का औसत 28 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है ना। इसकी बहुत ही बेहतरीन शानदार शानदार ट्रिक बताऊंगा जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ना। हाँ जी, जो जनरल तरीका है योग निकाल के फिर वो घटा देते हैं, उससे आप कीजिए।
आपके पास कोई ट्रिक है तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी मैं आपको जो तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना, तो पहले मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा जिन स्टूडेंट्स को। देखिए अब पहले तो यहाँ पर 11 संख्याएं हैं और इधर देखो पहली 6 और आखिरी 6। यार 11 में अगर 6 और 6 जोड़ेंगे, मतलब 6 और 6 हम जोड़ें तो 12 होती है ना, जबकि संख्याएं तो हमारे पास 11 ही है। तो ये 12 कैसे हो रही है? देखिए पहली 6 और आखिरी 6, इसका मतलब यहां बीच में एक ऐसी संख्या है जिसको दोनों बार गिना जा रहा है, तभी ये 6 और 6 मिलकर ये 12 हो रही है, जबकि टोटल संख्याएं कितनी है? केवल वो 11 ही है। तो जो बीच की संख्या रिपीट हो रही है वो कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए हम पहली 6 का योग निकालो, दूसरी 6 का योग निकालो और उसमें से 11 का योग घटा दो। ये सिंपल तरीका है, आप अब तक इसी से करते आए। तो चलिए पहले इसी से करते हैं। टोटल 11 का योग, तो औसत गुणित संख्या या 11 गुणित 30 करेंगे, 330 ही आ गया। अब है ना, कुल 11 का योग आ गया ये। अब पहली 6 का योग कैसे निकालेंगे? 6 गुणित 35 यानी कि औसत गुणित संख्या से। तो यहाँ 35 गुणित 6 हम करेंगे, तो 6 पंजे 30 का 0, 3 गया, 6 3 18 और 3 21, ठीक है ना। और आखिरी 6, तो 6 गुणित 28, वही औसत गुणित संख्या से। अब इसको निकालेंगे तो 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है ना, 168 ये आ गया। तो 6 और 6 इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इन 12 का टोटल हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 378, 378 ही आ गया। तो 12 के योग में से इन 11 का योग हम माइनस कर देंगे, तो 378 में से 330 गया, हमारा उत्तर आ जाएगा 48, ठीक है ना। अच्छा है, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। अब इसकी एक ट्रिक हम समझेंगे, ठीक है ना। अब वो ट्रिक क्या है आपको हम बता रहे हैं, अभी तक यूट्यूब पर किसी ने बताया नहीं होगा, तो आप ध्यान से सीखिएगा। यहां पर जो संख्या आपको दी गई हैं उन सभी का औसत देखिए क्या है। 30 है 11 का, 6 का 35 और 28। तो 30 35 28 में से या इनके बीच में से, ठीक है ना, आप कोई भी एक बेस लाइन ले लीजिए, बेस लाइन औसत ले लीजिए। तो आपको क्या दे रखा था? 30। तो मान लिया हमने 30 ही जो है वो बेस लाइन औसत है। अब जो भी औसत में फर्क आएगा, जो छठी संख्या जो भी आएगी ना, वो इसी औसत के फर्क में हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 30 हमने बेसलाइन औसत लिया है। अब यहां पर समझेंगे कि जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है? 35 है। तो ये 30 से कितना ज्यादा है? वो +5 ज्यादा है। और आखिरी 6 हैं उनका औसत 28 है, तो वो 30 से कितना कम हुआ? वो -2 कम हुआ, ठीक है ना। 2 कम हुआ ना, 2 कम हुआ तो उसको माइनस के साथ लेंगे कम को, और ज्यादा हुआ तो उसको प्लस के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो पहली 11 का औसत हम निकालेंगे, तो औसत से हम योग निकालेंगे उसी तरीके से। कैसे निकालेंगे? योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो संख्या 11 है और यहां औसत के बजाय औसत में डिफरेंस लेंगे बेस लाइन से। बेस लाइन 30 है, तो पहली 11 का जो औसत है 30, ठीक है ना, उस 30 से ये जो हमने बेस लाइन 30 लिया है, इस 30 से ये औसत कितना है? कितना ज्यादा है? ना ज्यादा है ना कम है, यानी कि ये 0 कहेंगे हम इसको। तो 11 गुणित 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है कि नहीं दोस्त? अब दूसरा देखें, सेकंड केस, कि जो पहली 6 संख्या है उनका जो औसत है इस बेसलाइन 30 से 5 ज्यादा है। तो 6 गुणित 5 करेंगे, ये 30 ज्यादा हो गया, प्लस का 30। और आखिरी 6 है उनका औसत जो है वो बेसलाइन से 2 कम है, यानी कि 6 गुणित -2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। प्लस का 30 माइनस का 12, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है ना। और 18 में से ये 0 माइनस करेंगे तो वही 18 आएगा, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट वही है, लेकिन हम कैलकुलेशन इजी करने का आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। यहाँ आपको बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो 18 आया, प्लस में आया ना, तो बेस लाइन में जोड़ दो। अगर ये माइनस में आएगा तो बेस लाइन में से घटा दो। तो 30 और 18 मिलाकर कितना हो जाएगा? 48, ठीक है ना। अभी आप पहली बार सीख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। ये बेस लाइन आप 30 के बजाय 28 मान सकते थे, 29 मान सकते थे, 34 या 35 मान सकते थे, कुछ भी मान सकते हो आप, इनके आसपास की कोई वैल्यू।
बस हमको क्या देखना है, औसत में डिफरेंस देखना है, बाकी कंसेप्ट यही यूज करना है। तो इससे हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे और हमारा सवाल जो है वो इजिली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? देखिए यहां पर अध्यापक शामिल हुआ है छात्रों में, तो जब समूह में एक व्यक्ति शामिल होता है तो उसके लिए क्या सूत्र है, क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है, वो हम बताएंगे। पहले आप इसको ट्राई कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। केवल जो है नया व्यक्ति शामिल हुआ है या समूह से कोई व्यक्ति गया है तो आप औसत में डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको पहले के औसत में जोड़ या घटा दीजिए। अगर वृद्धि हो रही तो जोड़ेंगे, कमी हो रही तो घटाएंगे। चलिए टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये जो है वीडियो लाइव तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसको प्रीमियर करेंगे तो उस समय आपके कमेंट हम जो है चैट बॉक्स में देख रहे होते हैं और मैं उसी समय आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए और पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि मैथ को पढ़ने का मजा तभी आएगा। चलिए अब देखिए इसके करने के क्या तरीके हैं। मैं एक सिंपल कंसेप्ट पहले बताऊंगा फिर फॉर्मूला आपको बताऊंगा। देखिए 34 छात्र हैं और उनका औसत क्या है, 46.5 किलोग्राम। देखिए एक तो ये चीज सीख लीजिए औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब यहां पर ये होता है कि प्रति व्यक्ति या प्रति वस्तु कितना वजन है। तो 34 छात्रों में यानी कि प्रति छात्र 46.5 किलोग्राम है, इसको कहते हैं औसत। अब अध्यापक शामिल हुआ तो संख्या 34 और 35 हो गई, एक व्यक्ति बढ़ गया ना। अब औसत 500 ग्राम बढ़ गया जैसे ही व्यक्ति आया, तो औसत 500 ग्राम बढ़ा, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है मैंने अभी, प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति 500 ग्राम बढ़ गया, ये समझना है ना। तो प्रति व्यक्ति 500 ग्राम बढ़ गया, या हम कह सकते हैं 500 ग्राम को 0.5 किलोग्राम बढ़ गया प्रति व्यक्ति। और व्यक्ति कितने हो गए टोटल, 35। तो 35 गुणित 0.5 निकालो ना, तो टोटल वजन आ जाएगा। टोटल वजन कितना बढ़ा, तो 35 गुणित 5 करेंगे, 0.5 का मतलब है आधा कर देना, तो 35 का आधा 17.5 किलोग्राम टोटल वेट बढ़ गया। पहले औसत था प्रति व्यक्ति 46.5 और अब कितना बढ़ गया, 17.5। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 आपको मिलाएंगे यहां पर, तो 47 और 17 ये मिलाकर 64 हो जाएगा, यानी कि 64 केजी आ गया अपना आंसर। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। और यहां पर अगर सूत्र की बात करें तो इसी चीज से मिलकर एक सूत्र बना है। अब वो सूत्र क्या है देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको। सूत्र है, अगर समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो, ठीक है ना, और यह जाए, हम दोनों के लिए एक ही सूत्र बताएंगे। अक्सर किताबों में अलग अलग सूत्र दिए गए होते हैं, तो मैं आपको एक ही सूत्र बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूले जो है हम कम से कम याद रखें तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर एग्जाम में हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसी कंसेप्ट से बना है। देखिए नए व्यक्ति का औसत निकालना है, अब चाहे वो समूह में आए या समूह से जाए, दोनों ही केस में। तो नए व्यक्ति का आयु या यहाँ पर वजन है तो आयु के बजाय क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो नए व्यक्ति की आयु या भार जब हमको निकालना है तो हमें लिखेंगे यहां पर पूर्व औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी, ठीक है ना, दोनों में से क्या चीज इस्तेमाल हो रही है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ साइन लेंगे। वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे। कब लेंगे, जब व्यक्ति समूह में शामिल होता है, ठीक है ना। और गुणित यहां पर हम लिख देंगे नई संख्या, ठीक है ना बॉस, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसमें देखिए साइन का आप समझ लीजिए, जब समूह में व्यक्ति शामिल होता है उस केस में औसत में वृद्धि होने पर आप प्लस चिन्ह लेंगे और कमी होने पर माइनस चिन्ह लेंगे। क्लियर है, कब, जब समूह में शामिल हो रहा है। और जब समूह से कोई व्यक्ति निकल रहा है या निकाला जा रहा है उस केस में साइन उल्टा लेंगे, वृद्धि होने पर माइनस चिन्ह और कमी होने पर प्लस चिन्ह लेंगे। ये साइन कन्वेंशन आप अच्छे से याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए समूह में शामिल होता है तो पॉजिटिव बात है कि भैया आइए, स्वागत है। तो
उस समय जो है वो साइन प्रॉपर रहेंगे, वृद्धि होने पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति समूह में शामिल हो रहा है ना, तो बढ़ेगा, है ना। वृद्धि होगी तो प्लस चिन्ह आएगा, और कमी होगी तो माइनस चिन्ह आएगा, अगर औसत कम हो रहा है तो। और जब समूह से कोई व्यक्ति निकल रहा है तो नेगेटिव काम हो रहा है ना, तो उल्टा चलेंगे, वृद्धि होने पर घटा दीजिए, माइनस चिन्ह ले लीजिए, कमी होने पर प्लस चिन्ह ले लीजिए। ये आपको साइन ऐसे याद रखने में मदद मिलेगी। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम ट्राई करें, आंसर आता है क्या, पूर्व औसत, पहले औसत क्या है 46.5। अब औसत में वृद्धि देखो, वृद्धि या कमी है उसके अकॉर्डिंग साइन लो। तो यहां पर औसत बढ़ रहा है, यानी कि हम प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समूह में क्या है, मिला लिया जाए तो समूह में शामिल हो रहा है ना, और शामिल के अकॉर्डिंग वृद्धि पर प्लस चिन्ह लेते हैं, ले लिया। अब वृद्धि कितनी की हो रही है, 500 ग्राम की, यानी कि चूंकि किलोग्राम में चल रहा है प्रश्न तो किलोग्राम में लिख लेंगे, 500 ग्राम को 0.5 किलोग्राम लिखते हैं। गुणित नई संख्या क्या हुई 34, और एक व्यक्ति शामिल हुआ तो अब हो गई 35, ठीक है ना। तो 46.5 और यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। देखिए जो हमने अभी पिछले किया था, जो पिछला तरीका है वही चीज, कंसेप्ट वही है, ठीक है ना, लेकिन उसको फॉर्मूले के रूप में अरेंज कर दिया। तो अब आपकी इच्छा, आप फॉर्मूले से कर लो या उसको समझ लो, तो आपको फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। और यहां फॉर्मूला भी मैंने आपको ऐसा बताया कि समूह में शामिल हो या निकले, दोनों ही केस में आप सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा तरीका है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, अगले 3 दिन का 29 है, पूरे सप्ताह का 28.5 है, तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा, ठीक है ना। तो वही टोटल निकाल के आप कर सकते हैं, या फिर मैंने आज जो आपको नई ट्रिक सिखाई है कि आप बेस लाइन औसत ले लीजिए और उससे कर लीजिए, तो कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी पड़ेगी और आंसर इजिली आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है उससे कीजिए, आप विद इन टाइम आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए आपका समय शुरू हो गया है। हाँ जी भाई। ये जो ट्रिक्स हैं, आपको बहुत अच्छी नई ट्रिक मैंने सिखाई है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो इजी रहेगी, अदरवाइज आपको लगेगा नहीं नहीं यार हमारा तो वही पुराना तरीका ठीक है। तो जब तक आप नए तरीके की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो नहीं आएगा। चलिए तो मैं आपको डायरेक्ट नए तरीके से करा दूं, देखिएगा। हम 27, 29 और 28.5 इनमें से कोई एक बेसलाइन मान लें। चलिए मान लिया हमने 27 डिग्री जो है वो बेसलाइन टेम्परेचर हमने ले लिया, ठीक है ना, एक लाइन खींचा, समझने के लिए खींच रहे लाइन, बाकी इजी है। अब प्रथम 3 दिन का औसत 27 है, तो पहले 3 दिन का औसत क्या है 27 है, लेकिन 27 तो हमने बेसलाइन मान लिया ना, तो बेसलाइन से डिफरेंस देखेंगे हम अब केवल। तो बेस 27 से 27 का डिफरेंस क्या आएगा 0, तो 3 गुणित 0, 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 दिन है ना, औसत गुणित संख्या, इससे क्या आ रहा है योग आ रहा है, तो हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां हम योग नहीं निकाल रहे, केवल योग को बेस लाइन से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो समझना है। फॉर्मूला या कंसेप्ट वही लगेगा, औसत गुणित संख्या, तो औसत में डिफरेंस गुणित संख्या, तो क्या आ गया योग का डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है। अब दूसरा अगले 3 दिन का, तो अगले 3 दिन का क्या है, औसत तापमान 29 है, तो 29 बेस लाइन से कितना ज्यादा है, ये +2 ज्यादा है ना, तो गुणित 2 कर दो, ठीक है ना। तो 3 गुणित 2 करेंगे, है ना, यहां समझो इसको, 29 जो है वो इससे 2 ज्यादा है, तो हमने 3 गुणित 2 की 6 आ गया। और फिर क्या हो रहा है, यदि पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन का निकालेंगे अब, और 7 दिन का जो है औसत क्या है 28.5, तो ये बेस लाइन से कितना ज्यादा हुआ, बेस लाइन से ये 1.5 ज्यादा हुआ ना, तो 7 गुणित 1.5 आप करेंगे, 15 सत्ते 105, यानी कि 10.5 ये हो गया। तो आप क्या करते हैं, 3 3 ये 6 दिन का टोटल आप निकालेंगे, कितना हुआ 0 + 6, 6 आ गया। और 6 दिन का जो टोटल टेम्परेचर है वो 7 दिन के टेम्परेचर में से घटा देंगे, तो 10.5 में से ये 6 गया, तो कितना बचा 4.5 बचा, है ना, 4 दशमलव क्या है 4.5 प्लस में, ठीक है। तो ये 4.5 टेम्परेचर ज्यादा मानेंगे हम, ज्यादा लेंगे किसमें, बेस लाइन में। तो 27 में बेस लाइन, 27 जो है बेस लाइन है, इसमें 4.5 जोड़ दीजिए,
31.5 जो है वो अंतिम दिन का तापमान निकल आया। ठीक है ना। तो ये समझने में केवल टाइम लगेगा, बाकी आपको ना ये लाइन खींचनी है ना ये बेस लाइन को आप दिमाग में रखिए और फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या करना है, बेस लाइन माना 27, तो 3 गुणित 0, 0 हो गया। ये 2 ज्यादा है तो 3 गुणित 2 6 हो गया, और ये 1.5 ज्यादा है तो 7 गुणित 1.5 यानी कि 10.5 हो गया। अब ये 7 दिन के में से ये 6 दिन का घटा दो, 4.5, ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। बेस लाइन में जोड़ दो, अगर ये माइनस में आता तो बेस लाइन में से घटा देते। ठीक है ना, सिंपल है। तो 27 हमने बेस लाइन माना, उसमें 4.5 जोड़ेंगे, 27 और 4 31.5, सिंपल है। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिए, यकीन मानिए आप कोई भी सवाल जो है वो नहीं अटकेंगे। और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अगर यहाँ ये वैल्यूज बड़ी दे दी जाती हैं तब भी आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ रन है, कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में उसने 90 बनाए, जिसकी वजह से उसका औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, 12वीं पारी के बाद का पूछा है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, एक पहले का एक बाद का। चलिए तो कीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। आप कमेंट में मुझे आंसर दीजिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, और कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताइए। ठीक है ना, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे लगातार। चलिए तो टाइम हो गया है। हाँ जी, आपके आंसर का मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर चलिए तो एक समझ लीजिए। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, 11 पारियों का कुछ ना कुछ औसत था, क्या था हमको नहीं मालूम। चलिए देखिए, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, कितने बनाए, 90। लेकिन जैसे उसने बनाया उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो 5 कम कब हुआ, 12 पारी होने के बाद हुआ ना। 12वीं पारी में उसने 90 बनाए, 90 रन बनाए, उसके बाद कम हुआ। यानी कि अगर औसत का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति या प्रति पारी, ये है यहां पर पारी है तो 5 कम हुआ मतलब प्रति पारी 5 कम हो गया, और कुल पारी कितनी हो गई, 12। तो 12 गुणित 5, टोटल 60 कम हो गया। यानी कि वो 60 रन और बनाता तो औसत में कमी नहीं होती। यानी कि वो कुल कितने बनाता, फिर 150 रन बनाता। 90 प्लस 60, 90 उसने बनाए, 60 की कमी रह गई, यानी कि उसको 150 रन बनाने चाहिए थे। तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि उसको प्रति पारी वो 150 बनाना चाहिए उसको। यानी कि उसको औसत उसका 11 पारियों तक क्या रहा होगा, 150 रन रहा होगा। और अब चूंकि 5 रन कम हो गया तो 150 में से 5 माइनस कर दीजिए, 145 आपका आंसर आ गया। सिंपल है ना, इजी। आप चाहें तो इस सवाल को उस सूत्र से भी कर सकते हैं जो हमने क्या लिखा था आपको, नए व्यक्ति की आयु बराबर पूर्व औसत प्लस माइनस औसत में वृद्धि या कमी गुणित संख्या। यहां पर नए व्यक्ति तो नहीं शामिल हुआ है, लेकिन नई पारी तो शामिल हुई है, पारी नंबर 12 ये तो शामिल हुई है। तो हम उससे कर सकते हैं, नए व्यक्ति की आयु, आयु के बजाय यहां पर क्या पूछा, रन है। ठीक है ना, तो नए व्यक्ति का या नई पारी का रन लिख सकते हैं हम 90। ठीक है ना, बराबर पूर्व औसत हमको नहीं मालूम है, लेट से एक्स निकालना है हमको, है ना। अब हमने क्या लिया, पूर्व औसत हमने एक्स मान लिया। अब नई पारी शामिल हो रही है और औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस चिन्ह लेंगे हम। ठीक है ना। अब कितने की कमी हो रही है औसत में, 5 की कमी हो रही है, तो 5 गुणित नई संख्या, नई पारी। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो ये बात वही होगी, 12 पंजे 60, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 90 और 60 150। देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 150। तो ये एक्स क्या है, पूर्व औसत है, पूर्व औसत 150 आ गया। और अब चूंकि 5 की कमी होगी तो 145 अपना आंसर आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाइए या बेसिक कंसेप्ट से कीजिए, आंसर दोनों तरीके से निकालना इजी है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है और उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। मतलब एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया। तो ये सवाल है तो वैसा ही, कंसेप्ट वही है, लेकिन फॉर्मूला वो नहीं लगा सकते जो अब तक हम बता रहे थे आपको पहले। ठीक है ना, वो फॉर्मूला आप इसमें नहीं लगाना। अब आपसे पूछा क्या, यदि इस प्रकार कक्षा का औसत
100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन क्या है? चलिए आप कीजिए पहले, फिर हम बताते हैं कैसे करेंगे। 5 सेकंड शेष है। हाँ जी भैया, समय हो गया, हो जाना चाहिए था अब तक। देखिए कैसे करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए 40 किलोग्राम का एक छात्र जो है वो चला गया और उसकी जगह दूसरा आ गया, तो एक गया दूसरा आ गया, यानी कि छात्रों की जो संख्या है वो तो 50 ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही वो गया 40 वाला और नया आया तो उससे क्या हुआ, औसत वजन 100 ग्राम कम हो गया, है ना। कम हुआ है औसत, यानी कि जो नया बंदा आया होगा वो 40 से तो कम आया होगा ना, वो 40 का भी नहीं। अगर 40 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन होता ही नहीं, तो इस हिसाब से 40 कैंसिल। और ज्यादा का भी नहीं होगा, अगर ज्यादा का होता तो औसत बढ़ जाता, तो 45 भी कैंसिल। यहाँ औसत में कमी हुई। अब क्या आंसर आएगा, 35 या 39.9? एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए, तो कैसे करेंगे। देखिए औसत का मतलब है प्रति व्यक्ति, तो 100 ग्राम कम हुआ प्रति व्यक्ति। अगर 100 ग्राम प्रति व्यक्ति कम हुआ और कुल व्यक्ति है यहाँ पर 50, तो कुल 5000 ग्राम की कमी हो गई, यानी कि अगर किलोग्राम में कहें तो 5 किलोग्राम की कमी हो गई, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5000 का 5 किलोग्राम बना। तो 5 किलोग्राम की कमी हो गई, किसमें, वजन में। जो नया व्यक्ति आया होगा वो 5 किलोग्राम कम वजन का आया होगा, 40 का गया 35 का आया होगा। तो ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो है ना कितना इजी, इसमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, नथिंग, केवल बेसिक कंसेप्ट है। औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या, वही कंसेप्ट लगता आ रहा है शुरुआत से लेके अब तक, ठीक है ना, और आगे भी वही रहेगा, बस उसको करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, माइनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 संख्याओं का औसत 12 दिया है आपको, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाएं तो संख्याओं में के नए सेट का औसत क्या होगा। द वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। और देखिए दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे एमपी व्यापम की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और उसमें से भी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन की संख्या में अधिक ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बार बार ये वीडियो देखिए, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। चलिए टाइम हो गया यार, इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो देखिए और टिक कीजिए वाला क्वेश्चन है कि 6 संख्या का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से, देखिए क्या दिया है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिए जाए। मैंने आपको क्या बताया औसत का मतलब, औसत का मतलब ही होता है प्रति व्यक्ति, है ना, या अगर वस्तुएं हैं तो प्रति वस्तु, ठीक है ना, अगर या फिर मैच की पारियां हैं तो प्रति पारी, ये होता है औसत का मतलब। तो औसत यहां उसने वही कहा प्रत्येक संख्या में से, यानी कि प्रत्येक का मतलब ही है प्रत्येक संख्या में से अगर उसने 2 घटाया, यानी कि इसका मतलब उसने औसत ही 2 कम कर दिया है। प्रत्येक का मतलब तो औसत ही होता है, तो प्रत्येक में से अगर उसने 2 घटाया यानी कि औसत ही 2 कम कर दिया। औसत पहले 12 था, अब रह गया 2 कम 10, है ना जी। तो इसमें तो क्वेश्चन देखना है और टिक करना है, बहुत ही ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अगर वो प्रॉपर तैयारी नहीं करते हैं। चलिए कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय देंगे। हाँ जी टाइम हो चुका है। हाँ जी देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा पहले, कि यहां पर देखो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का एंड 7 का स्क्वायर, यानी कि 1 से लेके 7 तक की लगातार संख्याओं का वर्ग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 से 7 तक क्या है, ये प्राकृत संख्या है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा और वो आप बिल्कुल नोट कीजिए, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग
अब चूंकि यहां पर क्या पूछा है, का माध्य है ना, और माध्य का मतलब ही होता है औसत। तो यहां से आप औसत पूछा गया है, तो मैं आपको डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला लिखाता हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है ना, यहां पर सभी प्राकृत संख्याएं हैं, इनका औसत का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। हमेशा 6 आएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर n की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर n की वैल्यू रहेगी 7। कैसे रहेगी, देखिए 1 से 7 तक दिया है, तो प्रथम n यानी कि यहां पर प्रथम 7, पहली 7 प्राकृत संख्याएं दी हैं और उनका वर्ग हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपसे औसत पूछा है, माध्य पूछा है, ठीक है ना, माध्य का मतलब औसत, ये शब्द भी आपको मालूम होना चाहिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि माध्य क्या मतलब, ठीक है ना। तो यहां n की वैल्यू आप 7 रख दीजिए, आपका सवाल हो गया समझो, ठीक है ना। यहां पर 2n यानी कि 2 गुणे 7 धन 1, ठीक है ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, केवल आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एक स्टेप कर रहा हूं यहां पर। तो 7 और 1 8, और यहां क्या हो जाएगा अगले ब्रैकेट में, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ेंगे 15/6। चलिए आप इसको काटेंगे, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा 3 से, 3 5 15, और 2 से आप 8 को काट देंगे तो चौका 8 4, ऊपर क्या बचा 4 गुणित 5 और नीचे कुछ नहीं, तो आंसर आ गया 20, ठीक है ना। तो औसत क्या निकल कर आ गया यहां पर, या माध्य क्या निकल के आया, 20। सिंपल है। अगर आपसे इसी प्रश्न में माध्य के बजाय योग पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, इन सबका टोटल आप बताइए, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपको यहां पर क्या करना है, संख्या का गुणा। ये 20 आया, 20 में आप 7 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये कुल कितनी है, 7 संख्याएं हैं, ठीक है ना। अभी क्या आया, ये औसत, हमारे पास औसत है कितना, 20, संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं 7, तो योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणित संख्या, 20 गुणित 7 140 योग आ जाएगा, है कि ना। तो आप उस प्रकार के प्रश्न के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोस्त नोट कीजिए, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है, बताएंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप कीजिए, 15 सेकंड का समय दे रहे हैं। काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास, काफी सारे कंसेप्ट हैं, आप क्लास से जुड़िएगा तो बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों मैं अपने बारे में भी बताऊं, मैं एमपीटेट 2018 का जो एग्जाम हुआ था, वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट का, मैं उसमें सिलेक्टेड हूं और एज अ गवर्नमेंट टीचर मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है ना। और उससे पहले भी मैं कई सारे एग्जाम्स को फाइट कर चुका हूं, इवन इससे पहले एक गवर्नमेंट जॉब को मैं छोड़कर ये जॉब मैंने ज्वाइन की है। तो काफी सारा एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का भी और एग्जाम क्रैक करने का भी, ठीक है ना। तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा समय समय पर, आप जुड़िए रहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, 4 क्रमागत सम संख्या। देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। अब सम संख्या लगातार कैसे होती हैं, जैसे 2, फिर अगली सम संख्या 4 आएगी, फिर 6, फिर 8, फिर 10। सम संख्या समझते हैं ना, जिनमें 2 का भाग चला जाए। और क्रमागत का मतलब लगातार, बीच की जैसे हमने 4 मिस कर दी तो ये फिर क्रमागत नहीं हुई, 2 6 8 नहीं, ये क्रमागत नहीं। क्रमागत का मतलब क्रम से, बीच में से कोई भी गायब ना हो जाए। तो जब सम संख्याएं क्रमागत होती हैं तो आप ध्यान दीजिए उनमें कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चलता है सम संख्याओं में, ठीक है। और सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाए। और औसत का मतलब क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो होता है माध्य। माध्य यानी कि बीच का। तो जैसे अगर हम बात करें, ये 2 4 6 और 8, ठीक है ना, ये 4 संख्याएं, अगर यहां पर 10 को भी शामिल कर लें तो 5 संख्याओं के बीच का क्या रहेगा, 6। तो 2 4 6 8 10 का औसत यहां पर 6 हो जाएगा। लेकिन ये तो 5 थी, तो 5 के बीच में एक संख्या बनती है, लेकिन 4 संख्याओं के बीच में क्या बनेगा, तो यहां 4 संख्याओं के बीच में हम आएंगे, यहां पर 2 इधर 2 इधर आ गए ना बीच में, तो 4 और 6 के बीच में आ गए, और 4 और 6 के बीच में क्या था, 5। तो यहां पर 2 4 6 8 का औसत क्या रहेगा, 5। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब वापस प्रश्न में आओ, यहां जो 5 है ना, इसकी जगह आपको प्रश्न में दे रखा है 27, यानी कि औसत माध्य 4 क्रमागत संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत आपको 27 दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर बीच औसत हमारा 27 है, जैसे यहां पर औसत 5 था, तो उससे एक कम 4 और
5 से 1 ज्यादा 6, ये हमको 2 संख्याएं मिल गई, ठीक है ना, 2 सम संख्या मिल गई। और फिर हम इनमें दो आगे को जोड़ दो और इधर उसमें से 2 घटा दो, बाकी की सम संख्या मिल गई। तो ठीक काम ऐसे ही कर देंगे कि जो हमको माध्य दिया है 27, इसको हमने रखा, एक इसमें जोड़ा तो अगली संख्या 28 बन गई, एक घटाया तो 26 बन गई। अब 2 का डिफरेंस ले लो, 28 और 2 30, और 26 में से 2 घटाया 24, तो 24, 26, 28 और 30 ये आ गई ना आपके पास 4 क्रमागत सम संख्या, और इनका जो औसत है वो 27 होगा। आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें है 30, सबसे छोटी पूछे तो 24, दूसरी सबसे छोटी पूछे तो 26, दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो 28। इस प्रकार से आपसे पूछ कुछ भी सकता है, लेकिन करने का तरीका क्या है, बिल्कुल इजी। जो औसत दिया है उसको रखिए, सम है, ठीक है ना, तो हमको देखना है संख्याएं कितनी है, 4 हैं या 5 हैं, सम है या विषम है, स्थान है, उसके अकॉर्डिंग आप फैसला लीजिए और इस तरीके से आप कीजिए। इजी तरीका है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी किताब खरीदिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है, औसत उनका 6 है, घनों का योग क्या है। चलिए कीजिए, आपको समय दे रहे हैं 15 सेकंड का। योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोस्तों इस चैप्टर में जब हम औसत ले रहे हैं तो मैंने लगभग हर प्रकार के प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में आपसे औसत का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, है ना, बाकी आप किताब से लगाइए तो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए उनसे, उनकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में आप बताइए। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, लेट्स से 2 संख्या हमने मान ली x और y, इनका गुणनफल क्या होगा x इंटू वाई, वो कितना दे रखा है 24, औसत 6 है, तो x औसत कैसे निकालेंगे, x और y का औसत निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, चूंकि 2 संख्या है तो 2 का भाग, इससे आ गया औसत 6, सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 छंगी 12, तो एक इक्वेशन ये होगी आपके पास, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है ना। हाँ जी, अब घनों का योग पूछा है, घनों का योग यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आपसे पूछा है, दोनों के घन किया और उनका योग किया, ये आपसे पूछा है। अब क्या इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, तो देखिए जब हम 2 संख्या का गुणा 24 है और उनका जोड़ अगर 12 है तो यहां फैक्टर उनके आप नहीं कर पाओगे। अगर हम फैक्टर करके और एक्स वाई की वैल्यू यहां से अगर आइडिया लगा सकते थे इन दोनों इक्वेशन से, तो फिर हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देते, उनका क्यू करते और आंसर आ जाता। लेकिन यहां इनके डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे हैं, वो डेसिमल में होंगे फैक्टर, तो फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला लगाएंगे घन वाला कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रेकेट एक्स प्लस वाई, सिंपल। अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ये पार्ट आपको सॉल्व निकालना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 12 दी है तो 12 का होल क्यू कीजिए, ठीक है ना, ये आप पार्ट आपको निकालना है तो एज इट इज लिख देंगे, प्लस 3xy, एक्स वाई क्या है 24 है तो यहाँ 24 का गुणा इसमें कर देंगे, इनटू ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई जिसकी वैल्यू 12 दी गई है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कर लेंगे, 24 थी 72 और 72 में 12 का आप गुणा करेंगे, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2 और 12 7 84 और 2 86, 864 आ गया, ठीक है ना। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 864 और यहां पर क्या दिया 12 का घन, तो वो आता है 1728, यानी कि 864 को आप इधर लाके 1728 में से माइनस कर दीजिए, तो चलिए 1728 में से 864 घटेंगे तो आई थिंक 864 ही आना चाहिए, अब घटा लीजिए यही आएगा, ठीक है ना। 8 में से 4 जाएंगे 4, ठीक है ना, और 2 का 12, 12 में से 6 गया 6 और एक आएगा 9, 17 में से 9 गया 8, सिंपल। तो 864 यहां पर फर्स्ट अपना आंसर आ गया। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ा, इसके लिए हमको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कीजिए,
जितने भी बीज गणितीय एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं वो पूरे गणित में घूम फिर के इस्तेमाल होते हैं, तो वो आप अच्छे से तैयार कीजिए, बाकी मैं आपको कभी लिखा दूंगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 के 5 गुणज औसत है। गुणज का मतलब है मल्टीपल, है ना। तो 3 के 5 मल्टीपल है, उनका औसत क्या है वो आपको बताना है। चलिए एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हम आपको यहां पर बताएंगे औसत का, बल्कि मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो देखिएगा कि औसत के 5 सूत्रों की एक ट्रिक मैंने आपको बताई है। वो 5 सूत्र केवल एक ट्रिक से हो जाते हैं, तो हमको उन 5 सूत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल वो ट्रिक याद रखनी है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। लेकिन वो ट्रिक क्या है वो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, ठीक है ना। बाकी आप वो वीडियो देखना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वहां पर 3 के पहले 5 गुणज का औसत, तो गुणज यानी कि मल्टीपल क्या होते हैं 3 के, यानी कि 3 का पहाड़ा लिख दो आप तो टेबल, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये 3 के पहले 5 गुणज हो गए, मल्टीपल हो गए। अब इन सबका औसत निकालना है, आप इन सबको जोड़ के और 5 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। क्योंकि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे संख्या, तो इनका योग करो, संख्या 5 है, 5 का भाग दे दो। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। जब भी कोई संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं, अब समांतर श्रेणी क्या, समांतर, समांतर का मतलब है जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो। तो 3 और 6 के बीच का अंतर 3, यहां भी 3, इनका देखो 3, 12 और 15 3, तो जब अंतर समान है समांतर श्रेणी है। और जब कोई भी श्रेणी के समांतर श्रेणी में होती है जब, और उसका आपको औसत निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कंसेप्ट, सिंपल फॉर्मूला रखना है याद कि समांतर श्रेणी का औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, आखिरी पद क्या है वो दोनों को जोड़ दीजिए, बटे 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि पहला आखिरी मिलकर 2 ही संख्या तो ही, तो 2 का भाग देंगे। अब पहला पद इसमें क्या है 3, आखिरी पद क्या है 15, बटे 2, 15 और 3 18, 18 में 2 का भाग लगाएंगे, 9 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ये जो है वो किसी भी समांतर श्रेणी में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सम संख्याएं हो लगातार, चाहे वो लगातार विषम संख्याएं हो, या प्राकृत संख्याएं हो, या इस प्रकार के गुणज हो, ये सभी कैसे होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं, ठीक है ना। तो इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और है मैथ का, फिर आगे बढ़ते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 15 सेकंड का समय ये होता है, स्टार्ट कीजिए। 5 सेकंड रिमेनिंग। हाँ जी टाइम हो गया। हाँ जी, इसमें इतने ज्यादा समय लगना नहीं है। देखो 100 तक की यानी कि 100 पे जाके वो विषम संख्याएं खत्म हो जाएंगी, तो 100 तक की सभी विषम संख्याएं क्या लिखेंगे आप, एक सबसे पहली विषम संख्या, है ना। विषम का मतलब क्या है, विषम का मतलब है ऑड, जिनको ना समझ में आए, सम का मतलब होता है इवन। तो 1 3 5 7 9 इस प्रकार से हम चले तो 100 तक आखिरी विषम संख्या मिलेगी 99, 99। ये हो गई 100 तक सभी विषम संख्याएं। इनका आपसे औसत पूछा है क्या होगा, तो ये सभी विषम है ना। और अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था ये सब क्या है, देखो समांतर श्रेणी में है, 2 2 का अंतर चलता है विषम में, विषम सम सभी समांतर श्रेणी होती है, इनमें 2 2 का डिफरेंस चलता है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में और इसका औसत आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 99 और 1 100, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 50, ये आ गया हमारा आंसर, है ना इजी सिंपल। हालांकि इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला क्या है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब जब भी विषम संख्या का औसत निकालना हो तो उसके लिए n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही आता है, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से तो ये 100 विषम संख्याएं क्या नहीं, इसने कहा 100 तक की, तो विषम संख्या कितनी है 100 तक, अगर हम देखें तो 100 तक 50 सम होती है, 50 विषम होती है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहां पर 50 होगी, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही आएगा, सिंपल है। तो ऐसे समझ सकते हैं, बाकी हमारा ये यूनिवर्सल फॉर्मूले से तो हो ही रहा है, समांतर श्रेणी का औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, क्लियर है। चल इसके बाद बढ़ते हैं रीजनिंग। तो आज की रीजनिंग क्लास में आ जाते हैं, जो आकृतियों से संबंधित प्रश्न हैं
वो हम इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स के साथ रीजनिंग भी हो रही है, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं कराएगा, तो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक वाइज मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही तैयार कराऊंगा और एग्जाम तक आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा आप प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए, 15 सेकंड का समय, वैसे 15 सेकंड रीजनिंग के इन प्रश्नों में ज्यादा ही है, फिर भी आप कीजिए, फटाफट से हम बताते जाएंगे। 4 आकृतियां हैं, इनमें एक क्रमिक पैटर्न चलेगा, पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, अब चौथी आकृति क्या आएगी, ABCD 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। चलिए, समय हो गया है तो हम बताते हैं, बाकी आपके लिए समय कम पड़ता है तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो स्पेस है, खाली स्पेस, वो जो है वो आगे की तरफ यूं बढ़ता जा रहा है ना। यहां से इधर नीचे आया, फिर और नीचे आ गया, तो अब इसमें और नीचे आएगा, है ना। या हम इस ऊपर वाली लाइन को समझ सकते हैं, ये इधर थी, फिर अगली लाइन में यहां आ गई, ये जो है वो पूरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कहने का मतलब ये है। और साथ ही साथ एक लाइन इसमें से गायब भी होती जा रही है, यानी कि जो पहले स्पेस कम था वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके बीच में ये एक लाइन गायब थी, अब ये 2 लाइन गायब है, यहां पर ये 3 लाइन गायब है, तो अब 4 लाइन गायब होंगी और थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया होगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है वो अब यहां आ चुकी होगी, तो ये किस में आ रहा है, ये C ऑप्शन, ठीक है ना। आ तो इसमें भी रहा है बी में, लेकिन बी में जो है लाइन कम है, इसमें उतनी लाइन है लेकिन एक लाइन एक्स्ट्रा मूव गायब हो गई है। 4 लाइन इसमें से गायब हो चुकी हैं, इसके एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, ठीक है ना, और एक इसके सामने, तो ये 4 लाइन इसमें से गायब हो चुकी है। तो करेक्ट है हमारा C ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न है, 15 सेकंड का टाइम है, कीजिए। हाँ जी, जहां तक मुझे दिख रहा है इनमें एक एक करके लाइन गायब हो रही है, बाकी अटेम्प्ट आपको करना है और मुझसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए 3 3 लाइनें आपस में एक दूसरे क्रॉस में काट रही हैं, लेकिन यहाँ देखो अगली लाइन में ये जो 3 थी इसमें से ये एक लाइन गायब हो चुकी है, ठीक है ना, ये एक गायब हो गई, 2 रह गई। अब अगली में इस 3 में से भी एक लाइन गायब हो गई, ये वाली, तो ये भी 2 रह गई। अब अगली में फिर किस में से गायब होगी, ये आड़ी वाली गायब हुई, फिर ये खड़ी वाली, ठीक है ना। तो अब ये गायब हो जाएगी एक लाइन, तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन रहेगा, और कौन सा वाला रहेगा, ये वाली तो 2 ही रहेंगी, ये वाली 1 हो जाएगी, तो 2 और 1, आई थिंक D ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 सेकंड का समय स्टार्ट होता है अब। हाँ जी, टाइम होने वाला है और हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं। यहां पर पहले ये 3 लाइन थी, मतलब एक इनके किनारों को मिलाने वाली जो पूरी लाइन है उसको 3 छोटी छोटी लाइनें काट रही हैं, लेकिन अगली ही आकृति में बीच वाली लाइन को उसने खींच के और दोनों कोनों को मिला दिया है। अब देखिए ऐसे, फिर क्या हुआ है, उसने एक लाइन बीच में खींच दी यूं खड़ी, और उसको 3 लाइनों से काटा छोटी छोटी, तो फिर क्या होगा, सेम अगर उसी पैटर्न को हम दोहराएं तो ये बीच वाली लाइन खींचकर पूरी आमने सामने की दोनों भुजाओं को मिला देगी, तो इस प्रकार की एक आकृति बन जाएगी। और आई थिंक इस प्रकार की आकृति जो है वो मुझे दिख रही है ऑप्शन ए में, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आकृति दी है यहां पर, कीजिए, 15 सेकंड का समय है। ये केवल प्रैक्टिस मांगते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन की लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर कहीं प्रैक्टिस में कमी रहती है तो समय लगेगा, बाकी करने में मुश्किलात नहीं होती है किसी को भी, आंसर सब निकाल लेते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, त्रिभुज है, उसको एक वृत्त ने घेरा, फिर अगली आकृति में क्या हुआ, यहां त्रिभुज अंदर आ गया है, ठीक है ना, और एक चतुर्भुज है और एक वृत्त है। तो अब चतुर्भुज वृत्त के अंदर आ गया, तो कोई एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, लेकिन हमको एक पैटर्न ये दिख रहा है कि इसमें एक आकृति थी, इसमें 2 आकृतियां हैं और इसमें 3 आकृतियां हैं, तो अगली 4 आकृतियों वाली होगी, इतना तो तय है। तो डी कैंसिल है, इसमें केवल 3 ही आकृतियां हैं।
ए बी कैंसिल है, इसमें केवल 2 हैं और बी में 1 2 और 3 है, तो ये भी कैंसिल, बचा सी। सी में आप देखिए एक त्रिभुज है, फिर उस पर वर्ग है, फिर एक वृत्त है और फिर एक पंचभुज है, तो सी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हाँ जी कीजिए, 15 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं। चलिए समय हो गया है, तो कैसे करेंगे फिर? हाँ जी, ये देखिए, ये जो है 2 डॉट के सामने एक तीसरा डॉट है, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। अगली आकृति में आप देखिए, ये डॉट यहां से हटके इसमें आ गया, फिर अगली में आ गया, फिर इसमें आएगा। चलिए, और बाकी पूरी जो आकृति है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो इसमें आएगा डॉट, ठीक है ना। अब इसमें डॉट कहाँ है? एक तो इसमें है और एक इसमें है, लेकिन उसी के सामने 2 डॉट होने चाहिए, तो वो डी में है केवल। चलिए, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो आज का आखिरी क्वेश्चन हम ही कर रहे हैं रीजनिंग का, इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो 15 सेकंड का समय देते हैं। आप देखिए, उसमें पैटर्न मैच कीजिए, क्या पैटर्न है। हाँ जी, टाइम हो गया है, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ऊपर ये जो एरो बने हैं एक दूसरे के आमने सामने बने हैं, लेकिन ये जो दूसरा एरो है ये सब में सेम है, लेकिन ये जो पहला है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। पहले इधर था इस डायरेक्शन में, अब फिर ऊपर हो गया अगले में, ठीक है ना, यहाँ, और फिर इसके बाद अगले में वो इस डायरेक्शन में हो गया, तो फिर कहां जाएगा अगले स्टेप में? वो नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ ये एरो वाले कौन कौन सी चित्र हैं? एक तो ये है, इसमें नीचे की तरफ है, एक ये नीचे की तरफ है, बाकी कोई नहीं है, तो बी और सी कैंसिल ऑलरेडी। अब इनमें हम देखें तो और क्या पैटर्न हो रहा है मिलाने के लिए, है ना, ये बाकी सब सेम है। और अगर हम नीचे देखें तो पहले तीनों ब्लैंक थे, फिर ये ब्लैक हो गया, मतलब पहले तीनों खाली थे, इसको फिर ब्लैक कलर से फिल कर दिया, अब ये इधर शिफ्ट हो गया। अगली आकृति में ये देखो तो बीच वाला, तो मेरे हिसाब से फिर इसमें ये तीसरा वाला ब्लैक हो जाना चाहिए, तो तीसरा वाला ब्लैक ए और डी में देखें तो केवल डी में है। चलिए, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। तो मैथ्स और रीजनिंग हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि आप में से काफी लोगों ने डिमांड की थी कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो चैप्टर वाइज अच्छा भी रहता है। इसमें क्या है कि मैं चैप्टर से संबंधित फॉर्मूले और कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाती है। तो अगले वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो उसके लिए हम सेपरेट से और वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू वॉच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।